आप देख रहे हैं सेल्फ शिक्षा, जहां शिक्षा बनती है आत्मनिर्भरता की पहचान। इतिहास, भूगोल और विज्ञान को समझने का एक नया नजरिया। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए इतना स्वाभाविक है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। देश या राष्ट्र। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये विचार कि कोई भारतीय है, कोई फ्रांसीसी है या कोई जर्मन, ये हमेशा से था ही नहीं। हाँ, हमेशा से मौजूद नहीं था। यूरोप का नक्शा जो आज हम देखते हैं वो कुछ सदियों पहले पहचाना भी नहीं जा सकता था। तो सवाल ये है कि ये विचार आया कहां से और कैसे? कैसे लोगों ने अपने राजा या साम्राज्य के प्रति वफादारी छोड़कर एक राष्ट्र के नाम पर जीना मरना सीख लिया। आज हम इसी विचार की, कह सकते हैं, जन्म कुंडली खंगालेंगे। और ये सिर्फ नक्शे बदलने की कहानी नहीं है, ये असल में लोगों के दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कहानी है। अच्छा। पहले का सॉफ्टवेयर था राजा ही राज्य है, आपकी पहचान आपके शासक से थी। लेकिन राष्ट्रवाद का नया सॉफ्टवेयर कहता था नहीं, हम मतलब एक जैसी भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोग ही राष्ट्र हैं। ये इतना क्रांतिकारी विचार था कि इसने सदियों पुराने साम्राज्यों की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं उस यूरोप से जहां ये नया सॉफ्टवेयर लिखा जाना शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, कोई एक जर्मनी नहीं, कोई एक इटली नहीं, कुछ भी नहीं, बस छोटे बड़े राज्य, रजवाड़े और हैब्सबर्ग जैसे विशाल साम्राज्य जिनके अंदर दर्जनों अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां थीं। बिल्कुल। एक ही राजा के नीचे कोई जर्मन बोल रहा है, कोई हंगेरियन, कोई इतालवी। उनकी एकमात्र कड़ी उनका शासक था। और यहीं पर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति एक धमाके की तरह आती है। हाँ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक ऐलान थे। ऐलान किस बात का? ऐलान कि अब सत्ता किसी राजा को ईश्वर से नहीं मिलेगी, बल्कि वो देश के नागरिकों से आएगी। पहली बार ला पात्रे यानी पितृभूमि और ल सितोयें यानी नागरिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नया रिश्ता बना रहे थे लोगों का उनकी जमीन के साथ। मतलब अब आप राजा की प्रजा नहीं बल्कि देश के नागरिक हैं और देश आपका है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। तिरंगा झंडा, राष्ट्र के नाम पर ली जाने वाली शपथें, ये सब इसी नए ब्रांड को बनाने की कोशिश थी जिसे फ्रांस कहते हैं। लेकिन एक विचार को सिर्फ एक देश में रखना मुश्किल है ना? बिल्कुल। और इस विचार को पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया एक ऐसे शख्स ने जो खुद क्रांति का बेटा भी था और एक तरह से उसका हत्यारा भी। नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, नेपोलियन। उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन वो जहां भी गया अपनी तलवार की नोक पर क्रांति के कुछ विचार अपने साथ ले गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ नेपोलियन की 1804 की नेपोलियन संहिता जी, उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। व्यापारियों और किसानों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। हाँ, सोचिए, एक देश, एक कानून, एक नापतोल की व्यवस्था, व्यापार करना अचानक बहुत आसान हो गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो क्या? ये सुधार फ्रांसीसी कब्जे वाली सेनाओं के साथ आए थे। नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो शुरू में जो आजादी का मसीहा लगा था वो धीरे धीरे एक हमलावर दिखने लगा। बिल्कुल। और यहीं पर राष्ट्रवाद ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। आप कहना चाहती हैं कि नेपोलियन ने अनजाने में दूसरे देशों में राष्ट्रवाद को भड़का दिया? हाँ, बिल्कुल यही हुआ। जब स्पेन, प्रशा या इटली के लोगों ने फ्रांसीसी सेना को अपने ऊपर शासन करते देखा तो उन्हें पहली बार अपनी साझा पहचान का एहसास हुआ कि हम इन फ्रांसीसियों से अलग हैं। सही कहा। उन्हें लगा कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास अलग है। नेपोलियन के खिलाफ नफरत ने उन्हें एक होने का कारण दे दिया। तो जिस राष्ट्रवाद के विचार को वो फैलाने निकला था, वही विचार उसके साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। बिल्कुल। और फिर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। यूरोप के बड़े राजा महाराजा यानी ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया वियना में इकट्ठा होते हैं। उनका मकसद साफ था, इस क्रांति के जिन को वापस बोतल में बंद करना। हाँ, इसे वियना कांग्रेस कहते हैं और इसकी मेजबानी कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जो बदलाव के नाम से ही चिढ़ते थे। हाँ, उनका मानना था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। हाँ, इसलिए उनका एकमात्र लक्ष्य था क्रांति से पहले वाली राजशाही व्यवस्था को वापस लाना। उन्होंने फ्रांस में पुराने राजवंश को फिर गद्दी पे बिठा दिया, फ्रांस की सीमाओं को छोटा कर दिया।
और यूरोप का नक्शा फिर से अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लिया। लेकिन क्या इतिहास के पहिए को सच में पीछे घुमाया जा सकता है? नहीं। क्या आप लोगों के दिमाग से आजादी और राष्ट्र का विचार निकाल सकते हैं एक बार जब वो वहां घर कर चुका हो? यही सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब था नहीं। वियना कांग्रेस ने एक रूढ़िवादी व्यवस्था तो बना दी, लेकिन वो उस नई ताकत को नजरअंदाज कर गए जो पूरे यूरोप में उभर रही थी। पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग? हाँ, उद्योगपति, व्यापारी, वकील, प्रोफेसर, ये वो लोग थे जिन्हें औद्योगिकरण से फायदा हुआ था। इनके पास पैसा था, शिक्षा थी और अब ये राजनीतिक अधिकार भी चाहते थे। और इनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ सांस्कृतिक पहचान नहीं था, इसका एक आर्थिक मतलब भी था। बिल्कुल। सोचिए, एक व्यापारी को जर्मनी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ते थे। और हर बार लगभग 5% टैक्स देना पड़ता था। हर राज्य की अपनी अलग मुद्रा, अपने अलग नापतोल के तरीके। ये व्यापार के लिए एक दुस्वप्न था। तो एक एकीकृत राष्ट्र राज्य जहां एक ही मुद्रा और एक ही कानून हो, उनकी आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी था। इसीलिए इस मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। सही कहा। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे और एक ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता की सहमति से बने, मतलब एक संसदीय व्यवस्था। लेकिन 1815 के बाद के राजाओं ने इन विचारों को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की, सेंसरशिप के जरिए। और जब आप विचारों को खुलेआम जाहिर करने से रोकते हैं तो वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। हाँ, यहीं से पूरे यूरोप में गुप्त संगठनों का जाल बिछना शुरू हो गया। और इन्हीं में से एक किरदार उभरता है जो राष्ट्रवाद का कह सकते हैं पैगंबर बन गया। जुसेपे मेज़ीनी। हाँ, मेज़ीनी एक असाधारण शख्स था, एक इतालवी क्रांतिकारी जिसे सिर्फ 24 साल की उम्र में देश से निकाल दिया गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। उसका मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को ही मानवता की प्राकृतिक इकाई बनाया है और इटली को छोटे छोटे राज्यों का चिथड़ा बने रहने का कोई हक नहीं है। उसे एक होकर एक गणतंत्र बनना ही होगा। हाँ, मेटरनिक मेज़ीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था। यानी मेज़ीनी ने एक तरह से वैचारिक जमीन तैयार कर दी। उसने राष्ट्रवाद को एक रोमांटिक, लगभग आध्यात्मिक सपना बना दिया। सपना तो बना दिया, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ विचार काफी नहीं होते। सही कहा। और यहीं पर इटली और जर्मनी के एकीकरण की कहानियां दिलचस्प हो जाती हैं। पहले इटली की बात करें तो वहां 3 अलग-अलग किरदार थे। अच्छा। पहले मेज़ीनी, जिसने राष्ट्र की आत्मा तैयार की। दूसरा कावूर, जो सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। कावूर कोई क्रांतिकारी नहीं था, है ना? नहीं, वो एक चतुर राजनेता था। उसे पता था कि सिर्फ बातों से इटली एक नहीं होगा। उसने फ्रांस के साथ कूटनीतिक चाल चली और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर उत्तरी इटली को आजाद करा लिया। वो एकीकरण का दिमाग था। और तीसरा किरदार? तीसरा था जूसेपे गैरिबाल्डी, एकीकरण की तलवार। वाह। वो एक करिश्माई फौजी नेता था। उसने अपने रेड शर्ट्स स्वयंसेवकों के साथ दक्षिणी इटली पर हमला किया और स्थानीय किसानों की मदद से वहां के शासकों को उखाड़ फेंका। तो आप देखिए, इटली को एक करने के लिए एक विचारक का सपना, एक राजनेता की कूटनीति और एक सैनिक की हिम्मत, तीनों की जरूरत पड़ी। और तब जाकर 1861 में इटली एक राष्ट्र बना। जर्मनी की कहानी थोड़ी अलग लगती है। वहां कोई उदारवादी क्रांति सफल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। जर्मनी में 1848 में मध्यम वर्ग ने एक उदारवादी संविधान के साथ एकीकृत जर्मनी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राजा और सेना ने मिलकर उसे कुचल दिया। इसके बाद प्रशा ने एकीकरण की बागडोर संभाली। हाँ, और उसका नेतृत्व कर रहा था ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क, जिसे लोकतंत्र और उदारवाद से कोई लेना देना नहीं था। वो एक कट्टर राजभक्त था। उनकी रक्त और लौह की नीति बहुत प्रसिद्ध है। इसका असल में मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि जर्मनी भाषणों और संसदीय बहसों से एक नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? सेना की ताकत और युद्ध से होगा। बिस्मार्क ने बड़ी चालाकी से 3 युद्ध छेड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, जिन्हें वो जानता था कि वो जीत सकता है। और हर जीत के साथ दूसरे जर्मन राज्य प्रशा के साथ जुड़ते गए। हाँ, उसने राष्ट्रवाद की लहर का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने रूढ़िवादी मकसद के लिए एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए, जिसका मुखिया प्रशा का राजा हो। तो एक तरफ इटली है जो कुछ हद तक जनता के आंदोलन से बना, और दूसरी तरफ जर्मनी, जिसे ऊपर से सेना और नौकरशाही ने बनाया। सही। लेकिन क्या राष्ट्र सिर्फ युद्ध, राजनीति और सीमाओं से ही बनते हैं? उनकी एक आत्मा भी तो होती है। बहुत जरूरी सवाल है।
राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। और यहीं पर रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म नाम का एक सांस्कृतिक आंदोलन बहुत अहम हो जाता है। ये क्या था? ये प्रबोधन के तर्क और विज्ञान के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। रोमानीवादियों का कहना था कि आप किसी राष्ट्र को प्रयोगशाला में नहीं समझ सकते। तो फिर राष्ट्र को महसूस करना पड़ता है, उसके लोकगीतों में, उसकी लोक कथाओं में, उसकी भाषा में। अच्छा, तो ये जो ग्रीन बंधु थे जो बच्चों के लिए परियों की कहानियां इकट्ठा करते थे, वो सिर्फ कहानियां नहीं जमा कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो गांव-गांव जाकर पुरानी लोक कथाएं इसलिए इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो एक साझा जर्मन संस्कृति की तस्वीर पेश कर सके। मतलब ये दिखाना था कि इन सभी अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों की आत्मा एक ही है। बिल्कुल। इसी तरह पोलैंड जब रूस के कब्जे में था तो वहां के लोगों ने अपनी भाषा और संगीत को राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। ओपेरा और लोक नृत्यों के जरिए वो अपनी पोलिश पहचान को जिंदा रखे हुए थे। और फिर राष्ट्रीय प्रतीक भी आते हैं, झंडे, राष्ट्रगान। हाँ, और राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाना, खासकर एक महिला के रूप में, जैसे फ्रांस की मारियान या जर्मनी की जर्मेनिया। हाँ, ये सब राष्ट्र के अमूर्त विचार को एक ठोस भावनात्मक रूप देने का तरीका था। एक झंडे को देखकर आपके अंदर जो भावना आती है या राष्ट्रगान सुनकर जो गर्व महसूस होता है, वो किसी कानून की किताब को पढ़कर नहीं हो सकता। ये राष्ट्रवाद की मार्केटिंग थी और ये बेहद सफल रही। ये तस्वीरें लोगों को एक सामूहिक पहचान का एहसास कराती थीं, जैसे हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। इसमें क्रांति की आग है, नेपोलियन जैसा विरोधाभासी किरदार है, वियना में पुराने राजाओं की साजिश है, मैज़िनी जैसे क्रांतिकारियों का सपना है, बिस्मार्क जैसी राजनीतिक हकीकत है, और कला संस्कृति का भावनात्मक गोंद भी है। इस एक विचार ने दुनिया का नक्शा ही नहीं, लोगों की आत्मा का नक्शा भी बदल दिया। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या सवाल? 19वीं सदी में जिस राष्ट्रवाद ने लोगों को साम्राज्यों से आजादी दिलाई और उन्हें एकता का एहसास कराया, उसने आगे चलकर 2 विश्व युद्धों को भी जन्म दिया। साझा संस्कृति और पहचान पर बना राष्ट्र का विचार, जिसने कभी लोगों को जोड़ा था, आज की इस जुड़ी हुई और विविध दुनिया में अक्सर टकराव का कारण भी बन जाता है। तो सवाल यह है कि जिस विचार ने आधुनिक दुनिया को बनाया, क्या वही विचार भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें आज भी सोचने के लिए देता है।